Hello, good morning. This is my 12th January's lecture, and today we shall discuss about the chapter number 13, that is nucleus. In this chapter, we shall discuss today about the nucleus and its composition. हमने पिछले चैप्टर नंबर 12 के अंदर डिस्कस किया था कि किसी भी एटम का करीब करीब सारा मास और सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से रीजन के अंदर 10⁻⁻15 मीटर के रीजन के अंदर क्या होता है, कंसंट्रेटेड रहता है, और बाकी पोर्शन क्या होता है उसका एम्प्टी होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन अपने फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर, और सम ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स जो न्यूक्लियस के मास को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इन दोनों के जो सम है उसको हम लोग मास नंबर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट के नाम से जानते हैं। और मास नंबर में से अगर हम लोग एटॉमिक नंबर सब्ट्रैक्ट करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोगों को ऑब्टेन हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, नियरली होल मास एंड total positive charge of an atom is concentrated in a region of size 10⁻⁻15 meter range is called nucleus of an atom। इसी को हम लोग न्यूक्लियस ऑफ एटम के नाम से जानते हैं। 10⁻⁻15 मीटर की रेंज इसकी होती है, और इसके अंदर हमारे पास जो न्यूक्लियस ऑफ एटम है उसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं उसे हम लोग Z से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको बोलते हैं एटॉमिक नंबर। और मास ऑफ प्रोटॉन अगर हम लोग एटॉमिक मास यूनिट के अंदर देखें 1.007825 AMU हमारे पास एक प्रोटॉन का मास आता है, जो हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ये चीज कहलाती है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कहलाता है मास नंबर। और मास नंबर हमारे पास ऐसे रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम लोग इससे किसी भी सब्सटेंस के या एलिमेंट के न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट करें तो ZXA, जहां पर X सिंबल है, Z एटॉमिक नंबर है और A मास नंबर है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हम लोग इसके अंदर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास आ जाएगा मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आपके पास इसके अंदर आएगा, और इसके अंदर हमारे पास मास ऑफ न्यूट्रॉन होता है 1.0086665 AMU। एक न्यूट्रॉन का मास होता है।
तो ये हमारे पास न्यूक्लियस और इट्स कंपोजिशन। तो न्यूक्लियस की साइज 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर होती है और इसके अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम लोग एटॉमिक नंबर और सम ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन ए न्यूक्लियस ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट मास नंबर कहलाता है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अगर हमें फाइंड करना हो तो मास नंबर में से हम लोग एटॉमिक नंबर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, न्यूक्लियस आ जाएगा। और रिमेनिंग पार्ट ऑफ एटम क्या होता है, एम्प्टी होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता, केवल इलेक्ट्रॉन अपने सर्टेन फिक्स्ड ऑर्बिट्स के अंदर क्या करते रहते हैं, रिवॉल्व करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू नील बॉर्ड्स एटॉमिक मॉडल। तो ये चीज हमारे पास इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर आएगी। कुछ एक डेफिनेशंस हम लोग इससे रिलेटेड डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने के लिए एक्सेलरेट करने पर जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्वायर करता है, उस एनर्जी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर इलेक्ट्रॉन जो एनर्जी एक्वायर करता है वही चीज क्या कहलाती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। वन EV। और आपके पास इलेक्ट्रॉन के जो वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये आपके पास चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया। पोटेंशियल आपके पास होता है जूल पर कूलम, और ये आपके पास कूलम है, कूलम से कूलम कैंसिल हो गया। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की करस्पॉन्डिंग एनर्जी आपके पास 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल के इक्वल होती है। दूसरा आता है हमारे पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, 10⁻6 वोल्ट से अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट करें तो जो एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसी को हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के नाम से जानते हैं। और 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर मेगा का मतलब हो जाएगा 10⁻6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल आपके पास आ जाएगा। ये 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल आपके पास 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट वैल्यू रहेगी। तो ये टर्म क्योंकि हमारे पास इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपके पास बार बार टर्म यूज होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि इन टर्म्स का मीनिंग क्या होता है। इसके बाद हमारे पास फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स। ओके, अब इसके बाद आता है हमारे पास वन AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट। ये टर्म हमारे लिए नई नहीं है, इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर भी हम लोग एटॉमिक मास को मेजर करने वाली जो यूनिट होती है वो 1 एटॉमिक मास यूनिट होती है। और ये होता है हमारे पास 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ कार्बन 12 एटम। कार्बन 12 एटम का 1/12 मास होता है, इसकी वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये 1 AMU की वैल्यू होती है। तो ये हमारे पास इसके अंदर कुछ टर्म्स हैं, AMU, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास इसके अंदर आती है। तो ये टर्म्स हम लोगों को अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके बाद आता है हमारे पास मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस। मास एनर्जी इक्विवेलेंस हमारे पास आइंस्टाइन की
फेमस है, E इज इक्वल टू mc², जहाँ पर E एनर्जी है, m मास है और c स्पीड ऑफ लाइट हमारे पास इसके अंदर आती है। अगर हम लोग इसके अंदर एनर्जी करेस्पॉन्ड टू 1 AMU अगर हम लोग कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पर मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में जो कन्वर्ट करने का रिलेशन है, इंटर रिलेशनशिप है, उसमें m इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻27 लेंगे और E इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा मास की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 c स्क्वायर की वैल्यू 3 इंटू 10⁸8 इंटू 3 इंटू 10⁸8 जूल, और अगर इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है तो 1.6 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है तो 10⁻6 से डिवाइड करेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हमारे पास मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर 1 AMU की करस्पॉन्डिंग एनर्जी हमारे पास कितनी आ जाएगी, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और अगर हम चाहें तो इस एनर्जी को हम लोग क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास यूनिट की वैल्यू कैलकुलेट करके और AMU की वैल्यू हम लोग मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर फाइंड कर सकते हैं। तो हमारे पास ये 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मास एनर्जी इक्विवेलेंस या मास एनर्जी इक्वेशन जो आती है उसके अकॉर्डिंग 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारे पास क्या होगी, इसकी एनर्जी रहेगी। इसके बाद हमारे पास आती है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो जो न्यूक्लियस है उसके अंदर हम लोग जानते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं और इन्हें हम लोग कलेक्टिवली न्यूक्लियंस के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियस का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स और पार्टिकल्स दैट एग्जिस्ट इन द न्यूक्लियस। तो नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आपके पास होगा, नंबर ऑफ न्यूक्लियंस आएगा आपके पास मास नंबर, सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो ए से डिनोट करते हैं। मास ऑफ ईच न्यूक्लियन नॉर्मली 1 AMU के इक्वल होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। 1.007825 AMU हमारे पास प्रोटॉन का मास होता है और न्यूट्रॉन का मास होता है 1.008665 AMU। तो करीब करीब 1 AMU हम लोग इसे कंसीडर कर सकते हैं। मास ऑफ ईच न्यूक्लियन आपके पास आ जाएगा 1 AMU मीन्स 1.66 इंटू 10⁻27। इसे हम लोग m से डिनोट करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास डेंसिटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मास तो आपके पास m इंटू ए आ गया और वॉल्यूम आपके पास कितना आ जाएगा, v आ जाएगा। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस जो न्यूक्लियस है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास नंबर। जितना ज्यादा मास नंबर होगा, यानी कि जितने ज्यादा नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे न्यूक्लियस के अंदर, उतना ही ज्यादा उसका वॉल्यूम रहेगा। तो वॉल्यूम के अंदर हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल कंसिडर कर लेते हैं, इट इज डायरेक्टली क्लोज टू ए। 4/3 पाई आर क्यूब में 4/3 पाई कांस्टेंट है, दैट मींस आर क्यूब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए और आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना हो जाएगा, ए की पावर 1/3 और r इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा r0 a की पावर 1/3। ये r की वैल्यू हमारे पास आ गई।
R0 यहाँ पर हमारे पास फर्मी कांस्टेंट कहलाता है और इसकी वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर होती है। मीन्स R0 इज इक्वल टू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की रेंज के अंदर आपके पास फर्मी कांस्टेंट कहलाता है। फर्मी कांस्टेंट, तो ये वैल्यू हमारे पास इसके अंदर आती है। और अगर हम लोग इसके अंदर डेंसिटी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूं, देन आफ्टर वी शैल मूव टू फर्दर पॉइंट्स। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस। आपके पास आ जाएगी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी को हम लोग डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस आ जाएगी m इंटू ए, टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। 3 ऊपर चला जाएगा, 3ma अपॉन 4 पाई। आर की जगह वैल्यू पुट करेंगे R0 ए की पावर 1/3 का होल क्यूब। तो 3ma इज इक्वल टू आ जाएगा 4 पाई R0 क्यूब ए की पावर 1/3 की होल पावर 3। इस 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा और 3ma अपॉन 4 पाई R0 क्यूब ए आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। ये वैल्यू में अब लोग जब हम लोग पुट करेंगे तो 3m की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻⁻27। ए की वैल्यू ए से ए कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ जाएगा 3m अपॉन 4 पाई R0 क्यूब। कांस्टेंट है, यानी कि जितने भी एलिमेंट हमारे पास हैं उन सबके न्यूक्लियस की डेंसिटी सेम रहेगी। डेंसिटी में कोई चेंजेस नहीं आएगा, चाहे सोडियम हो, चाहे सल्फर हो, चाहे आपके पास आयरन हो, चाहे और कोई सी भी हो, सबकी वैल्यू सेम रहेगी। तो 3 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻27 अपॉन 4 पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 1.1 इंटू 10⁻⁻15 का होल क्यूब। और ये वाली वैल्यू हमारे पास आएगी 2.9 इंटू 10⁻17 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये फिक्स और कांस्टेंट डेंसिटी होती है न्यूक्लियस की। तो इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि सारे के सारे जो सब्सटेंसेस हैं उन सारे के सारे सब्सटेंसेस के जो न्यूक्लियस है या एटम्स के जो न्यूक्लियस है उनकी डेंसिटी सबकी सेम रहेगी, किसी में भी कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये चीज हमारे पास डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस है। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ, आप पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं अगर चाहे तो, एंड देन आफ्टर वी मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। ओके, अब हमारे पास यहाँ पर डेंसिटी ऑफ न्यूक्लियस हो गया। अब इसके बाद आता है हमारे पास आइसोटॉप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटॉप्स, क्योंकि यह भी इंपॉर्टेंट टर्म्स है। सबसे पहले आता है हमारे पास आइसोटॉप्स। different nuclei of same substance
डिफरेंट न्यूक्लियाई ऑफ सेम सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस के जो डिफरेंट न्यूक्लियाई हैं, दैट हैज सेम एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर क्या होता है? Z, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बट डिफरेंट मास नंबर्स आर कॉल्ड आइसोटॉप्स। इन्हीं को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। जैसे 6C12 है, 6C13 है, 6C14 है, 7N13 है, 7N15 है, 7N13 है, 7N14 है, 7N15 है, 8O15 है, 8O16 है, 8O17 है। ये सब के सब क्या कहलाते हैं? आइसोटॉप्स कहलाते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर सेम हो बट मास नंबर क्या हो? डिफरेंट हो। उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोटॉप्स के नाम से जानते हैं। दूसरा आता है हमारे पास आइसोबार्स। न्यूक्लियस of different elements that has different atomic number but same mass numbers are called isobars। जैसे इसी के अंदर अगर अपन देखें तो 6C13 और 7N14, सॉरी 6C13 एंड 7N13, इन दोनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट मास नंबर क्या है? इनके अंदर सेम है। या इसी तरह से हमारे पास 7N15 आ गया और 8O15, इन दोनों के अंदर भी क्या होगा कि एटॉमिक नंबर हमारे पास डिफरेंट है और मास नंबर सेम है। इन्हें बोलेंगे हम लोग आइसोबार्स। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आती है आइसोटॉन्स। तो वो डिफरेंट सब्सटेंसेस के एलिमेंट न्यूक्लियाई जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? आइसोटॉन्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियाई ऑफ डिफरेंट elements that has equal number of neutrons are called isotopes। इन्हीं को हम लोग आइसोटॉन्स के नाम से जानते हैं। जैसे अगर हम लोग इसी एग्जांपल में से अगर हम लोग लें तो हमारे पास जैसे 6C13 और 7N14, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों के अंदर क्या होगा? मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसके अंदर भी 7 रहेंगे, इसके अंदर भी 7 रहेंगे। या इसी तरह से हम लोगों के पास आ जाएगा 8O6C14 और 8O16, इसके अंदर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास इसमें भी 8 रहेगा और इसमें भी 8 रहेगा।
तो डिफरेंट एलिमेंट्स के न्यूक्लियाई जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, उन न्यूक्लियाई को हम लोग आइसोटॉन्स के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे पास बेसिकली क्या हो गया, आइसोटॉप, आइसोबार, आइसोटॉन्स हो गए। और ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से, टर्म्स हमारे पास इसके अंदर बार बार यूज आएगी, इस वजह से हमें ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को दे देता हूँ। ओके, अब इसके बाद हमारे पास आता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है कि द फोर्स बिटवीन न्यूक्लियंस ऑफ ए न्यूक्लियस। अपन जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर क्या रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स रहते हैं, जिन्हें न्यूक्लियंस बोलते हैं। तो न्यूक्लियंस के बीच में लगने वाला जो फोर्स है उसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। फोर्स एक्ट्स बिटवीन nucleons of a nucleus is called nuclear force। इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, न्यूक्लियर फोर्स के नाम से जानते हैं। न्यूक्लियर फोर्स के अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात करें हम लोग, तो इसके अंदर बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। न्यूक्लियर फोर्स की जो कैरेक्टरिस्टिक होती है, नेचर के अंदर हमारे पास बेसिकली 4 फोर्सेस होते हैं जो नेचर के अंदर मिलते हैं। एक ग्रेविटेशनल फोर्स, एक हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, एक न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक फोर्स। इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है या स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचुरल फोर्सेस होता है, वो कौन सा होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है। दूसरी चीज शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, 10⁻⁻14 मीटर की रेंज पर आकर के ये क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। और इसके अंदर हमारे पास क्या होगा कि जो वैल्यू है वो वैल्यू हमारे पास कंटिन्यूसली इसके अंदर क्या रहेगी, चलती रहती है। तो ये एक हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर होता है। और दूसरी चीज इसके अंदर क्या होगी कि हमारे पास शॉर्ट रेंज फोर्स होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होगा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या रहेगा हमारे पास